नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस इंटरव्यू को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में नीचे कंग्रेचुलेशन ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं जम्मू के लड़के इस समय मोहम्मद इरफान जिन्होंने रिसेंटली जो है वो आईएएस क्रैक किया और अपने परिवार का नाम रोशन किया, वहीं मैं बात करूंगा क्रॉस द इंडिया जो है कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धि दर्ज करवाई। तो इससे पहले इंटरव्यू को आगे बढ़ाऊं, जरूर कंग्रेचुलेशन लिखिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली बात जो है हम इरफान जी से करेंगे। इरफान जी, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। इरफान जी, कैसा लग रहा है अभी आप एडमिनिस्ट्रेशन में वन ऑफ द पिलर जो डेमोक्रेसी का माना जाता है, उसके लिए आपकी सिलेक्शन हुई है, तो किस तरीके का आप फील कर रहे हैं? काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, रिलैक्स्ड हूँ। एक लंबा स्ट्रगल था जो होपफुली अब एंड हो चुका है, बिकॉज मुझे जो मेरी डिज़ायर्ड सर्विस है आईएएस मिल जाएगी, तो होपफुली मेरा जो सफ़र था ये एंड हो गया, तो आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड नाउ। किसको आप क्रेडिट देते हैं आज जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं? हालांकि यहाँ पे आप कह रहे हैं एक सफ़र एंड हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि एक नए सफ़र की शुरुआत है, एक बड़ी जो जिम्मेवारी आपके कंधे पे आने वाली है। किसको आप क्रेडिट देंगे? देखो, सबसे पहला क्रेडिट तो फैमिली को जाता है, जिन्होंने हर स्टेज पे सपोर्ट किया मुझे। सारे फैमिली मेम्बर्स को, मदर को, फादर को, सिबलिंग्स को, सबको इसका क्रेडिट जाता है। और आफ्टर दैट जो मेरे मेंटोर हैं सुचित्र शर्मा, उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी इस प्रिपरेशन में। और जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे सुचित्र शर्मा का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, आईएएस जो रिसेंटली लास्ट टाइम है वो 2020 जो यूपीएससी 2020 था, उसमें उनका IAIR 146 था, और करंटली वो IRS की ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस की। सो वो मेरे मेंटोर रहे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया, एक दिशा दिखाई, मेरी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन किया। एंड आफ्टर दैट जो मेरे फ्रेंड्स थे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। उबैद मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। राहुल थे, राहुल हंस, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और जो मेरे लाइब्रेरी मेट्स थे अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टेज में, शिवेक शर्मा, उसके साथ हमारे गौतम, वो भी सलाइड बिश्ना से हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। सो एक सबका कंट्रीब्यूशन तो रहता है जो आपके क्लोज रहते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट देख रहा हूँ मैंने अपने प्रिपेयर कर रखी है। जी बिल्कुल, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है तो वो एक्नॉलेज करना चाहिए। इवन दो आप सक्सेस पा रहे हैं, लेकिन उन सबके कंट्रीब्यूशन को भूलना नहीं चाहिए हमें। मैं इस बातचीत को भी आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे चैलेंजिंग दौर क्या रहा आपका? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सो उस टाइम पे तो मुझे पता था मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा दुख नहीं हुआ। तो 2 महीने की 3 महीने की प्रिपरेशन थी, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मैं जस्ट पेपर देने चला गया था, देखते हैं पेपर होता कैसा है, आईएएस का एक्सपीरियंस कैसा होता है। मैं आपसे बात भी करूंगा, लेकिन जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए ये एक जरूरी सूचना है कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएं, पहले देख भी सकते हैं, उसके बाद आप मोहम्मद इरफान जी की तरह जो है वो सिलेक्ट भी हो सकते हैं। तो ज़रूर आप इस चीज़ को फॉलो करें और अपनी हिम्मत ना छोड़ें। जी बिल्कुल। सो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अच्छी प्रिपरेशन की थी, बट वही कि एक डायरेक्शनलेस प्रिपरेशन थी, तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई। सो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। आफ्टर दैट मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेरा मेंस नहीं हुआ। सो उस टाइम पे मैं ज़्यादा निराश नहीं हुआ, मुझे पता था मेरी कमियां हैं मेंस में। सोची समझी साजिश की तरह कर रहे थे आप सारी चीज़ें, एक प्री प्लान कर रहे थे कि पहले चेक करते हैं, फिर प्री पास करते हैं, फिर मेन पास करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली क्या होता है, ये एग्ज़ाम 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, तो हर एक स्टेज की एक थोड़ी डिफरेंट प्रिपरेशन रहती है, और एग्ज़ाम टाइम मांगता है। ये आपके 2-3 साल तो मांगता ही है, बिकॉज वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का। सो आपका वक्त तो ये मांगता है। सो मुझे समझ आ गया था मेरा मेंस नहीं हो, तो मुझे पता था कमियां हैं काफ़ी, तो मैंने कहा इस बार उस पर काम करेंगे तो और अपने 4th अटेम्प्ट के लिए जाएंगे। सो फिर उसके बाद मैं अपने 4th अटेम्प्ट के लिए गया, जिसमें मेरा मेंस भी अच्छे से तैयार था। तो इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया, हालांकि मुझे इंटरव्यू में उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, तो बट अच्छा गया। तो और फाइनली मेरा सिलेक्शन इस बार हो गया, और आई गॉट AIR 476। 476। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि समय मांगता है। व्यूअर्स और जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो जानना चाहते हैं कि कितने घंटे आप पढ़ते थे और किस प्रकार की प्रिपरेशन आप करते थे? देखो, मैं बिल्कुल रियलिस्टिक बात करूंगा, बिकॉज काफ़ी जो टॉपर्स होते हैं वो डिविएट करते हैं। सो 16 घंटे की पढ़ाई हर रोज़ करना वो तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मेंस का टाइम होता है वहाँ पे इरफान कितना पढ़ते थे? जी, मेरा जो नॉर्मल रूटीन रहता था वो मेरा 8 to 10 आवर्स रहता था, और उसमें इफेक्टिव 80 आवर्स होते थे, 6 to 8 आवर्स। बीच में गैप्स भी होती थी, लंच भी होता था, और मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, घर पे मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, मैं रात को नहीं पढ़ पाता था कभी भी। वो मेरा अपने मेंस, जब मेरा
प्रीलिम्स पास आता था फिर मैं इसको एक्सटेंड करता था 12 to 14 आवर्स। फिर चाहे मेंस के टाइम पे भी मैं इसको एक्सटेंड करता था। मेंस के टाइम पे मैं रात को पढ़ता था, अपने मॉक टेस्ट लिखता था उस टाइम पे, मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करता था उस टाइम पे। सो हर एक स्टेज की एक थोड़ी डिफरेंट तैयारी रहती है। प्रैक्टिस भी करते थे? जी, मॉक टेस्ट की सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 3 आवर्स में वो पेपर कंप्लीट करना इतना लेंथी और इफेक्टिव राइटिंग करना, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देर रात तक जब तक पढ़ते थे तो घर वालों का रिस्पांस क्या रहता था? खाम खा पड़ा था या किसी होना भी है? नहीं, घर वाले कभी उन्होंने इस चीज़ में मुझे पूछा भी नहीं कि आप कैसा पढ़ रहे हो क्या, बिकॉज उनको भरोसा था कि ये मैं अपनी मर्जी से पढ़ रहा था। बिकॉज इसके लिए अगर तैयारी करनी है तो खुद का पैशन होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको कोई पुश करके पढ़ाएगा तो फिर आप पढ़ नहीं सकते। इरफान जी, मैं और भी बातों पे आऊँगा, आप कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसा आगे आपका रोड मैप है, क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले एक इससे हट के पढ़ाई लिखाई हम देख रहे हैं अब 8 से मिनिमम घंटे और मैक्सिमम घंटे 14 घंटे आप कह रहे हैं, लेकिन एंटरटेन करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए इरफान क्या करते हैं? देखो, मैं क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा शौकीन हूँ। सो मैं अंडर 16 अंडर 19 खेल चुका हूँ स्टेट से। इवन तो यूनिवर्सिटी की टीम से भी मैं कैप्टन। जो खिलाड़ी अभी गेम खेल रहे हैं वो अपनी हिम्मत ना छोड़ें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव की कुर्सी पे जा सकते हैं। इरफान जी ने इस बात को प्रूव किया। जी जी, अपनी जो मेरी यूनिवर्सिटी की टीम थी उसकी तरफ से भी मैं हरियाणा में भी खेल के आया हूँ। फिर उसकी जो टीम थी उसका वाइस कैप्टन भी रहा हूँ मैं। तो मेरा मेजर रहता था, जब मैं लाइब्रेरी में बोर हो जाता था तो मैं हाईलाइट्स खोल लेता था मैचेस की, बिकॉज हाईलाइट छोटी होती थी 8 से 10 मिनट की। तो मैं क्रिकेट मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेश कर देता था, मैं हाईलाइट्स देख लेता था। और मेरी ये हॉबी भी रखी हुई थी मैंने अपने इंटरव्यू स्टेज में, तो वो मुझे वहाँ पे भी हेल्प करता था। वो अपने वहाँ पे प्रिपेयर कर लेते थे, इधर से अपने आप को रिफ्रेश भी करते थे। सब कुछ देखना पड़ता है, तो उससे मैं काफ़ी रिफ्रेश हो जाता था। हाईलाइट्स 8 से 10 मिनट की होती थी, चाहे वो किसी भी टीम का मैच हो, यानी कि खाली इंडिया के मैच देखता था, बिकॉज हमेशा तो सीरीज नहीं चल रही होती थी। क्रिकेट देखते थे, मैच नहीं देखते थे, इतना समझ आ रहा है हमें। लेकिन क्रिकेट से फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कैसे रुझान आया? मतलब कि अगर अंडर 16 किसी ने खेला तो वो तो सोचेगा टीम इंडिया के लिए खेलूं। जी, मेरा तो हमेशा से था, वो शौक था, लेकिन घर वालों का सपोर्ट उसमें नहीं था, बिकॉज उनको पता था इसमें उस टाइम ज़्यादा सुन रहे हैं इधर, वो बाद में डांटेंगे। नहीं डांटेंगे नहीं, ये बात सही है। तो फिर खुद भी थोड़ा यहाँ एक्सपोजर कम था, बिकॉज स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं था। अब तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, कॉन्फिडेंस भी उस हिसाब से बिल्ड नहीं हुआ। बिल्कुल। तो फिर मैं कश्मीर में चला गया। आफ्टर दैट थोड़ा क्रिकेट से वो टूट गया मेरा यहाँ पे। तो फिर उसके बाद अपनी इंजीनियरिंग में मैंने सोच लिया था कि मैं अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, और मैंने 2019 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जहाँ तक मेरी जानकारी, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बीटेक आपने कर रखा है, और सवाल फिर यही खड़ा होता है कि सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग ये फिर दोनों 180 पे हैं, तो फिर वापस इस पे किस तरीके से आए? जब अकेडमिया आपका जो है वो इंजीनियरिंग का है, तो फिर आपने सिविल सर्विसेज क्यों चूज़ किया? देखिए, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग में कहता हूँ मैंने एक प्रोफेशनल डिग्री कर ली, मैंने कहा एक बैकअप रहे, बिकॉज हम सक्सेसफुल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है इस एग्जाम में। और स्टार्टिंग में तो वो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, बिकॉज जब आप स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आपको पता ही नहीं है उस टाइम पे प्रोसेस क्या है। इवन दो 4th अटेम्प्ट भी जो मेरा था, तो उसमें उतना 100% श्योर नहीं हो सकता था, इवन दो की श्योरिटी थी कि पेपर्स अच्छे हुए हैं, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, बट हम कुछ लेके नहीं बैठ सकते कि नहीं 100% होगा ही। इवन दो मैं अपने 5th अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था प्रीलिम्स की। प्लान ए बी सी आप लेके चलते हैं, अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा? जी, मेरा केएस मेरा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, तो मेरे पास था कि हाँ मेरे पास एक बहुत अच्छा एक सर्विस है। सो क्या कहते हैं उसे, मैं अपने 5th, बिकॉज मुझे ये था कि खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए ही आ गया। भगवान जी की बात करूं तो वो हुनर देते हैं तो उसी को देते हैं और उसी को सारा दे देते हैं। अंडर 16 अंडर 19 बीटेक और केएस अभी आईएएस, और लेकिन इसमें परमात्मा की कोई मर्जी नहीं है, इनका खुद का जो काबिलियत है, जो स्किल है, वो उसी के प्रूव कर रहे हैं आप। ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। मर्जी तो है, लेकिन सबके लिए रहती है उनकी मर्जी, लेकिन जो अपने स्किल के साथ जस्टिफाई करेगा वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। अगर आपने कोई गोल सेट किया तो उसके लिए ऑनेस्टी, हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपका कैरियर देखे तो काफ़ी मतलब टॉप क्लास का दिखता है, क्रिकेट से लेके इंजीनियरिंग तक, उसके बाद अभी आप एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ऐसा लगता है हर फन मोला हो आप। घर पे भी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा ना एंजॉय करता था, मतलब मैं थोड़ा ट्रिप्स भी करता था, बिकॉज मुझे लगता है कि इस एग्जाम में खाली पढ़ना ज़रूरी नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है इसमें वो हमें हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इस एग्ज़ाम में। आप जितना सिंपल इस एग्ज़ाम को लिखते हैं उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए? प्रायोरिटी वाइज बताना हो तो 1 2 3 चीज़ें क्या ज़रूरी है, व्यूज़ जानना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, उसके बाद हार्डवर्क आपका, और थर्ड है क्या, स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी से हार्डवर्क करना, बिकॉज कंसिस्टेंसी से क्या होता है, आप हर दिन इंप्रूव करते हैं, हर दिन ऊपर जाते हैं। सो ये नहीं है कि 2 दिन पढ़ना है 3 दिन छुट्टी। मेरा ये होता था कि मैं 10 दिन में एक ऑफ लेता था, 14 दिन में एक ऑफ लेता था, और उसमें मैं बोर हो जाता था, बिकॉज घर पे आदत तो थी नहीं, लाइब्रेरी जाता था, यहाँ पे करने लायक भी कुछ नहीं होता था, सो उसमें मैं बोर हो जाता था। सो
मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक स्ट्रेटजी और हार्ड वर्क तो करना ही है। आपने इस फील्ड में आने के लिए किसी को एडमायर किया होगा, किसी को देख के आप बड़े हुए होंगे, किसी को देख के आपने सोचा होगा, पहली बार कभी सोचा होगा मुझे आईएएस बनना है, तो वो कौन सा दौर था और किसको देख के आप बड़े हुए, एडमायर किया आपने? देखिए, सबसे पहले मेरे एक्चुअली फादर खुद एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, वो नायब तहसीलदार रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने खानदानी आपको? जी जी, उस टाइम पे वो बताते थे, तो उस टाइम पे 2008 में शाहिद इकबाल सर की सिलेक्शन हुई थी। सो वो आज भी रोल मॉडल हैं, आज भी पीएम का अवार्ड उन्हीं को जाता है। जी जी, जो उनके फादर भी, वो भी पापा के डिपार्टमेंट से थे, तो उनकी स्टोरी काफ़ी फेमस हुई, तो उस टाइम उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था। सो उस टाइम से मेरे दिमाग में बैठ गया था कि नहीं, इसके बारे में मैं सोचूंगा ज़िंदगी में। सो अपनी इंजीनियरिंग में मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था, इवन तो मेरा एमटेक में भी सिलेक्शन हुआ था एनआईटी श्रीनगर में, तो वो भी मैंने छोड़ा और मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। शाहिद साहब अगर सुन रहे हो तो ये आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है कि ये जो नौजवान इस समय मेरे साथ बैठे हैं, मोहम्मद इरफान, और ना जाने इनके तरह कितने नौजवान जो है आपको अपना रोल मॉडल समझते हैं। शायद यही की वजह है कि आज भी वो जो सीईओ हैं मिशन यूथ के, इसके साथ साथ ट्राइबल के सेक्रेटरी भी हैं और काफ़ी बेहतरीन कार्य भी कर रहे हैं। इरफान जी, आपने सुचेतर शर्मा का जिक्र किया और कोइंसिडेंटली मैंने जब उनकी सिलेक्शन हुई तो मैं सबसे पहले उनका इंटरव्यू ब्रेक किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज मेरी ज़िंदगी में ये रहा कि लाइट की कमी थी, बिजली नहीं आती थी और मैं रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक गाड़ी में एसी ऑन करके पढ़ता था। तो इस बात पे क्या कहेंगे? इस बात पे मैं आपको भी एक चीज़ कहना चाहूँगा। जब मेरा लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन था, मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, मेंस चल रहे थे और लाइट बंद थी घर पे। तो सुचित्र को मैंने कहा, सुचित्र लाइट बंद है घर पे यार, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो उसने कहा भैया गाड़ी में जाओ, गाड़ी में लाइट ऑन करो, गाड़ी में पढ़ो। उस टाइम पे जो उसने खुद किया था अपनी प्रिपरेशन में 2020 के अटेम्प्ट में, जिसमें उन्हें सक्सेस मिली थी, तो मेरा जो 2021 वाला अटेम्प्ट था, उस दिन उन्होंने अपनी वो स्ट्रेटेजी मुझे बोली। सो मैंने वो अप्लाई की, फिर नेक्स्ट डे एग्जाम भी। इंटरव्यू मेरा सुना होता तो शायद आपको वो उस दिन पता नहीं लगती, लेकिन फ़ायदा हुआ क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट था जो मेरे को भी क्लिक किया और कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ को भी बड़े जोश शोर से रखा। जी, वो बहुत ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा मेहनती है वो। सो उसका रिजल्ट ही बताता है वो कितना मेहनती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 146 लाना एक छोटी बात नहीं, और एट द एज ऑफ जस्ट 22 बहुत बड़ी बात। कौन सी स्टेट का आपने चूज़ की है जहाँ जाना चाहोगे काडर के तौर पे, और कौन सा इसमें मेरे ख्याल में फील्ड रहती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएसएस, तो कौन सा आप प्रेफर करोगे? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है, होपफुली वो मुझे मिल जाएगी। डीसी बनना आपको? जी जी। तो सेकंड जो मेरी प्रेफरेंस है वो आईपीएस है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी आईआरएस है। और अगर काडर की बात की जाए तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आगमेट काडर है, जिसमें जेएनके स्टेट भी, जेएनके यूटी भी आती है। जी जी जी, जेएनके यूटी भी आती है जिसमें। और फिर आजकल जोन वाइज प्रेफरेंसेस होती हैं, तो सेकंड जोन मेरा साउथ का है। जी, जिसमें तमिलनाडु मेरी फर्स्ट खास वजह है जहाँ से अपने फ्रेंड्स से डिस्कस किया, नहीं जानना चाहते हैं व्यूअर्स, क्योंकि उनको भी ऑप्ट करना पड़ेगा, तो वो आपसे भी काउंसलिंग ले सकते हैं। जी, मैंने सोचा थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, एक बिल्कुल नीचे वाले कॉर्नर पे जाते हैं अपने देश के। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने सोचा ये इंटरेस्टिंग रहेगा, इवन तो ये मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था। सो मुझे लगता है मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा एक डिफरेंट जोन में जाना। सो दैट्स व्हाई मैंने ऑप्ट किया था। इरफान जी, आखिरी सवाल आपसे। मैंने बड़ी सारी लंबी चौड़ी डिस्कशन की है, स्ट्रेंथ के ऊपर मैंने बात नहीं की है, हालांकि आपने अपने चैलेंजेस के बारे में बताया। मोहम्मद इरफान की स्ट्रेंथ क्या है आज तक? अंडर 16, अंडर 19, बीटेक, केएस, आईएएस, ये सारी क्लियर की हैं, तो स्ट्रेंथ क्या है जिसके तहत आप काम करते हैं, जो आपने कहा भी स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए? देखो, स्ट्रेंथ मेरी, मुझे जो लगता है यही रही कि मुझे जो भी चीज़ करता था पैशन से करता था। सो मैं उसमें अपना टाइम देता था। सो उसी चीज़ ने मुझे रिजल्ट दिया है, बिकॉज जिस चीज़ का मुझे शौक होता था मैं उस पर अपना सारा टाइम लगा देता था। इवन तो क्रिकेट पे बहुत मार भी पड़ती थी हमें, जब बाहर ज़्यादा खेलते रहते थे। मम्मी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे तो उनसे मार भी पड़ती थी, तो लेकिन फिर भी निकल जाना किसी तरीके से क्रिकेट खेलना। सो मुझे लगता है इसमें मेरा पैशन था। मतलब कोई घर वाले मुझे फोर्स नहीं कर रहे थे कि आप यूपीएससी की तैयारी करो, ये करो। मेरा खुद का पैशन था, तो मैं उस पर लगा रहा और फाइनली मुझे सक्सेस मिली। आपके खिलाड़ी थे, दोस्त थे, वो उनका कॉल वगैरह आया, मिलने आया अभी? जी, काफ़ी मेरे जो कॉलेज के थे उनका उनके साथ खेलते थे आप? जी जी, काफ़ी उनका मुझे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, काफ़ी सब आ रहे हैं। मोहल्ले वाले नहीं जो जी, गली में क्रिकेट? बिल्कुल सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बहुत खुश हैं सब। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बनना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी और की तैयारी कर रहे हैं, तो बीइंग है आपको रोल मॉडल देख रहे होंगे, आपने रिसेंटली क्रैक किया, तो क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरा मैसेज यही रहेगा सबसे कि जो भी आपने गोल सेट किया, चाहे जिस भी फील्ड में है, ठीक है, उस पर अच्छे से वर्क करें, ऑनेस्टली वर्क करें। बिकॉज जब तक हम ऑनेस्टली हार्ड वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज आज हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं पा सकते। सो मैं यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ मेहनत करें,
तो इंशाल्लाह सबको सक्सेस मिलेगी। चलो विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, और आप बेहतरीन कर रहे हो जम्मू कश्मीर का, परिवार का और अपना नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे मोहम्मद इरफान जी को, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अपने गोल के प्रति हॉनेस्ट रहें, टाइम दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, और जो गोल आप सेट करते हो वो गोल ज़रूर अचीव करेंगे। ये एक बड़ी बात भी है, और ख़ासकर आज की डेट में नौजवान जहां ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, अगर अपनी उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें तो रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं दोबारा इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये एक फील्ड में नहीं है। अगर स्पोर्ट्स में बात करूँ तो अंडर 19, अंडर 16, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो बीटेक, हालांकि एमटेक में भी सिलेक्शन हो गई थी, और उसके बाद जेकेएस और आईएएस। तो इस तरह के मुकाम तक पहुंचना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। दोबारा मैं चाहूँगा आपसे कि अनुरोध करूँगा कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर इनको कंग्रेचुलेशन लिखें और इनके परिवार को हार्दिक बधाई दें, और अपनी वैल्यूबल राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहेंगे जब बच्चों के साथ। मैं पंकज खजुरिया, जय हिंद।